बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में भी हम इकनॉमिक्स के जो डिफरेंट लॉज हैं, मॉडल्स हैं और थ्योरीज़ हैं और कर्व्स भी, उनके मुतल्लिक पढ़ेंगे कि ये कर्व्स और मॉडल्स कैसे बिहेव करते हैं और इनका नॉलेज होना आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले लॉरेंस कर्व है जो शो करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ईच परसेंटाइल ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच परसेंट ऑफ इनकम, यानी पहला परसेंट ऑफ हाउस होल्ड्स उसके पास कितने परसेंट इनकम है, या लास्ट परसेंट ऑफ हाउस होल्ड उसके पास कितने परसेंट इनकम है, पहले 10% के पास कितने परसेंट इनकम है और आखिरी 10% के पास कितने परसेंट इनकम है। तो इसको हम लॉरेंस कर्व के थ्रू शो कर सकते हैं और इससे हमें लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी का पता चलता है और जो द डिस्टेंस बिटवीन परफेक्ट इक्वालिटी लाइन, ये है परफेक्ट इक्वालिटी लाइन, ये ग्रीन, और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, उसके दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इनकम इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होने के चांसेस हैं। फिलिप्स कर्व ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है और ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। इसका आपने ऊपर, जैसे हमने पहले लेबर यूनियन की बात की, ये भी प्राइस और सप्लाई ऑफ लेबर का कंसेप्ट है कि प्राइस या वेजेस जितने ज्यादा होंगे एम्प्लॉयमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, या इसका उलट है, प्राइस या वेजेस या इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही कम होगी। तो इसको बड़े आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलिप्स कर्व ये अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पे अगर एम्प्लॉयमेंट हो तो रिलेशनशिप उलट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, ये काफी सिंपल है। ये एंजल कर्व ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है और ये क्या शो करता है, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड हिज इनकम, कि इनकम बढ़ने से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को क्या हो रहा है। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये फिलिप्स कर्व है, ये ऊपर आपके सामने है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट या वेजेस या एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, वो जैसे जैसे ज्यादा हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, और जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन कम हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम बढ़ रहा है। एंजल कर्व मैंने आपको बताया है, ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और इनकम के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। ये काफी इंट्यूटिव है, आपको इसका पता होना चाहिए। रूल ऑफ 70 ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये रूल हमारे लिए काफी गाइडिंग प्रिंसिपल है और इससे रेलेवेंट सवाल भी आ सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने रखी है। तो ये हमें ये बताता है कि जीडीपी के डबल होने के लिए कितना अरसा चाहिए होगा अगर आपके पास गिवन रेट ऑफ ग्रोथ है। तो ये फार्मूला इसका आपके सामने है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू डबल रियल जीडीपी। तो उसके लिए क्या है, आपने 70 को एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ पे डिवाइड कर देना है, तो जो जवाब आएगा वो नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द रियल जीडीपी। फर्ज करें ये एक एग्जांपल है कि अगर रियल जीडीपी 7% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो इस इकॉनमी को या इस कंट्री की इकॉनमी को डबल होने के लिए कितना साल चाहिए होंगे। तो ये 4 ऑप्शंस हैं।
आपको क्या करना है, आपने 70 को 7 पे डिवाइड करना है, तो इसका जवाब आना चाहिए 10, जो कि लकीली यहां पे है, तो वो ये है। और ये आपके सामने हिंट भी है। ओकन्स लॉ, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक से रेलेवेंट है, जीडीपी के हवाले से ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसको आर्थर ओकन ने दिया था और ये रिलेशनशिप बिटवीन शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी गैप के दरमियान। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हर एक परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी वजह से देयर विल बी ए 2% नेगेटिव जीडीपी गैप। जीडीपी गैप को हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। तो नेगेटिव जीडीपी गैप क्या होगा कि एक्चुअल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। ये एक एग्जांपल है आपके सामने। फर्ज करें एक मुल्क का करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% है। इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 6%। तो आपने ये बताना है कि हाउ लार्ज इज दिस कंट्रीज नेगेटिव जीडीपी गैप। तो इसका नेगेटिव जीडीपी गैप कितना है, ये 4 ऑप्शंस हैं। ऊपर आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। तो आपने पहले तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट देखनी है। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या करना है, करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6% है। तो 11 में से 6% आपने निकाल देना है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि 6% तो रहनी ही रहनी है। बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ये मूवमेंट होती रहेगी। तो 5% है। तो जीडीपी नेगेटिव जीडीपी कितना होना है, वो ट्वाइस होना है। 1% के लिए 2% होना है। तो ये 5% है, 5 को आपने 2 से ज़रब देनी है, तो ये 10% आएगा। तो ये आपका जवाब होना चाहिए। ये हिंट मैंने आपके सामने लिख दी है। सेज लॉ क्या होता है, ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी जो चीज बन गई है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं पे या किसी ना किसी तौर पे या कभी ना कभी पैदा हो ही जाएगी। तो ये से ने दिया था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है जेबी से। तो प्रोडक्शन ऑफ एनी आउटपुट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स द इनकम नीडेड टू बाई दैट आउटपुट। तो किसी भी चीज बनने के बाद उसको खरीदने के लिए उस जो इनकम है वो उसी चीज से ही जनरेट होगी। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होती है, ये भी एक तरह का रिलेशनशिप है, लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर होता है। ये कंडीशन हमें क्या कहती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबल हो जाएगी व्हेन द सम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज वो एक से ज्यादा है, जबकि सप्लाई इलास्टिसिटीज ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वो इन्फिनिट हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इसको हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं। ये जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने बताया था और ये बड़ी मशहूर है। एम वी इज इक्वल टू पी क्यू या पी वाई, जिसमें एम मनी सप्लाई है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी है, पी प्राइसेस हैं और क्यू आउटपुट या जीडीपी है। तो ये हमें क्या शो करती है, लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय परचेजर्स ऑफ आउटपुट, यानी ये डिमांड को शो करती है कि कितने पैसे जो परचेजर्स हैं उन्होंने खर्च किए हैं टू परचेज द अमाउंट ऑफ आउटपुट। दूसरी तरफ राइट साइड है
जो कि शो करती है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर्स ऑफ द आउटपुट। तो ये दोनों चीजें जब कंज्यूमर से मिलने वाले पैसे बराबर हो जाएंगे प्रोड्यूसर को मिलने वाले पैसों के, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने हमें बताया। कुजनेट कर्व या कुजनेट इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, ये भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ रेट या लेवल ऑफ डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को शो करता है। तो एक ग्राफ reflecting relationship between countries income per capita and its equality of income distribution। तो गिनी कोएफिशिएंट आप इधर देख रहे हैं, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इस साइड पे है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड यू की फॉर्म में है, उल्टा यू है। तो यहां तक क्या हो रहा है, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ रही है, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये हमें बताता है कि शुरू के दिनों में इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो खराब होगी, लेकिन बाद में इट विल इंप्रूव। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, इसका आइडिया जेएफ मुर्थ ने दिया था शुरू में, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने में रॉबर्ट लुकास और टी सार्जेंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये हमें क्या बताती है कि जो बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर्स हैं या वर्कर्स हैं, दे एक्सपेक्ट चेंजेस इन पॉलिसीज or circumstances to have certain effects on the economy, and in pursuing their own self-interest they take actions to ensure that these changes affect them as little as possible। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे जो बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर्स हैं या वर्कर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि देयर will be or there may be some changes in policies जो कि इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती हैं और फिर इनको भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वो इस तरह के एक्शंस लेते हैं कि इन चेंज्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर इनके ऊपर कम से कम असर पड़े। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही होती हैं, रैशनैलिटी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन और पास्ट एक्सपीरियंस। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और ये हमें बताती है कि अगर इकोनॉमी वक्ती तौर पे डेविएट कर भी जाती है फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से विद इन द इकोनॉमी देयर विल बी सम इंटरनल फोर्सेस जो इकोनॉमी को दोबारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लेके आ जाएंगे। इनविजिबल हैंड आपने सुना हुआ होगा। तो इस थ्योरी के अंदर सप्लाई एंड डिमांड आर द मेन ड्राइविंग फोर्सेस। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज आपने सुना हुआ है। लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये एडम स्मिथ ने दिया था और ये हमें बताता है कि एक मुल्क वो अच्छा रहेगा इफ इट स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इन विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, या एब्सोल्यूट एडवांटेज या वो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं उस प्रोडक्ट के, और अगर वो ट्रेड करेंगे तो उनको बेनिफिट हो सकता है। इसकी एग्जांपल है, फर्ज करें पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान में जो कपड़ा है वो 8 यूनिट पर आवर के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इंडिया में 6 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से है। तो इसमें आप देखिए पाकिस्तान को एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है।
एक घंटे में 8 यूनिट बना रहा है पाकिस्तान, इंडिया 6 बना रहा है, तो पाकिस्तान बेहतर है। जबकि फैंस के अंदर पाकिस्तान एक घंटे में 3 बना रहा है, इंडिया 7 बना रहा है, तो इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है पाकिस्तान पे। तो अब अगर इंडिया फैन बनाता है, पाकिस्तान कपड़ा बनाता है, पाकिस्तान कपड़ा बनाने में एफिशिएंट है, इंडिया फैन बनाने में एफिशिएंट है, तो ये अगर स्पेशलाइज करेंगे दोनों अपने अपने प्रोडक्ट में, तो इनको बेनिफिट हो सकता है। लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये डेविड रिकार्डो ने दिया था। तो ये हमें क्या बताता है कि एक मुल्क को कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है ओवर द अदर प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट इफ इट कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इट इज relatively more efficient in the production of that product। इस लॉ के अंदर एक मुल्क एब्सोल्यूट एडवांटेज एक मुल्क को नहीं हो सकता, एक मुल्क को एब्सोल्यूट एडवांटेज तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होने के चांसेस हैं और होंगे। ये जो लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है कि एक मुल्क शायद उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वो किसी प्रोडक्ट में रिलेटिवली एफिशिएंट होगा। चाहे वो सारे प्रोडक्ट्स में एब्सोल्युटली इनएफिशिएंट हो या सारे प्रोडक्ट्स में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो, लेकिन जिनमें उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है उनमें भी वो किसी ना किसी में रिलेटिवली एफिशिएंट होगा। इसकी एग्जांपल पाकिस्तान कपड़ा और फैन बनाता है। पाकिस्तान कपड़े के 8 यूनिट बना रहा है एक घंटे में, फैन के 6 यूनिट्स बना रहा है, जबकि इंडिया कपड़े के 3 बना रहा है और फैन के 5 बना रहा है। तो अब आप देखिए पाकिस्तान को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, पाकिस्तान दोनों प्रोडक्ट्स में इंडिया पे उसको सबकत है। पाकिस्तान को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और इंडिया को दोनों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान रिलेटिवली किस में ज्यादा एफिशिएंट है? वो कपड़े में। और फैन में पाकिस्तान रिलेटिवली एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर हम इंडिया के साथ इसको कंपेयर करें तो एफिशिएंट है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो पाकिस्तान रिलेटिवली एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। अब अगर हम तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए कपड़े के अंदर स्पेशलाइज करे और फैन को छोड़ दे। इंडिया को देखें तो इंडिया दोनों में इनएफिशिएंट था पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर रह के बात करें तो इंडिया रिलेटिवली एफिशिएंट है इन फैन। तो इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज है फैन में, पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज है कपड़े में। तो पाकिस्तान कपड़े में स्पेशलाइज करे, इंडिया फैन के अंदर स्पेशलाइज करे, दोनों आपस में ट्रेड करेंगे तो इनका जो बेनिफिट है वो ट्रेड ना करने से ज्यादा होगा। यानी ट्रेड, जब ये आपस में ट्रेड नहीं कर रहे थे उस वक्त इनका बेनिफिट कम होगा, लेकिन अगर ये ट्रेड कर लेंगे तो इनका जो टोटल बेनिफिट है वो उस सिचुएशन से बढ़ जाएगा, पहली सिचुएशन से ज्यादा हो जाएगा। ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी एक पुराना मॉडल है। इसमें भी ट्रेड और जीडीपी के दरमियान रिलेशनशिप और डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस के रिलेशनशिप को मॉडल किया जाता है। तो ये हमें बताता है कि अगर बाकी चीजें सेम रहें तो दो मुल्कों के दरमियान वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या प्रोपोर्शनल है विद द प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी ऑफ टू कंट्रीज। दोनों मुल्कों के जीडीपी के प्रोडक्ट के से ये पॉजिटिवली रिलेटेड है और
नेगेटिवली या इन्वर्सली रिलेटेड है विद द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा होगा अगर दोनों मुल्कों का जीडीपी का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के बाद वो बढ़ता है तो ट्रेड भी बढ़ेगी, और अगर ये प्रोडक्ट कम होता है तो ट्रेड भी कम होगी। दूसरी तरफ अगर दो मुल्कों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा। मंडल फ्लेमिंग मॉडल ये एक्सचेंज रेट और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को रिलेट करता है, और ये हमें बताता है कि कोई भी मुल्क फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर सकता है टू अचीव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस विदाउट एनी चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके इंटरनल या एक्सटर्नल बैलेंस अगर मिल जाए विदाउट एनी चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, तो ये हमें बताया है मंडल फ्लेमिंग मॉडल ने। डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो पहला मॉडल है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल, जो कि रोस्टो ने दिया था। तो ये हमें क्या बताता है कि देयर आर सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ ए कंट्री टू पास फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट, यानी अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट तक जाते जाते कुछ स्टेजेस हैं जिससे कंट्रीज को पास होना पड़ता है। वो 5 स्टेजेस हैं: ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। हेरेडोमर ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? यह हमें बताता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नेशनल नेट सेविंग रेट पे, और इन्वर्सली डिपेंड करता है ऑन नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये फार्मूला आपके सामने है इसका कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी जो है वो पॉजिटिवली लिंक्ड है विद सेविंग रेशियो, नेट सेविंग रेशियो नेशनल, और नेगेटिवली रिलेटेड है या इन्वर्सली रिलेटेड है विद नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो। लीविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये क्या है? ये बताता है कि जो सरप्लस लेबर है फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर वो ट्रांसफर हो जाती है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ होने की वजह से जो सरप्लस लेबर है वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होती है और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो स्टिमुलेट होती है। फॉल्स पैराडाइम मॉडल ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलपमेंट के लिए भी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जिसमें यह मॉडल हमें क्या बताता है कि जो अंडर डेवलपमेंट है उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द फॉल्टी या गलत एडवाइस जो कि मिलती है फ्रॉम वेल मीनिंग बट ऑफन अनइंफॉर्म्ड, बायस्ड एंड एथनोसेंट्रिक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। ऐसे एक्सपर्ट्स जिनको लोकल हालात का पता नहीं होता, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिकमेंडेशंस पेश करते हैं, लेकिन वो बायस्ड होते हैं, वो उनमें नस्ली इम्तियाज भी पाया जा सकता है, और वो आम तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज की जो असिस्टेंस एजेंसीज हैं या डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उनका ताल्लुक होता है। सोलो का न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? यह हमें बताता है कि देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और इस सिचुएशन में जो एक्सोजेनस टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट करती है। रोमर्स एंडोजनस ग्रोथ मॉडल, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ इसका भी लिंक है। तो ये एंडोजनस ग्रोथ थ्योरी आपने सुना होगा। ये मॉडल हमें बताता है कि टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स होते हैं
एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल के अंदर टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स होते हैं और इकोनॉमी वाइड कैपिटल स्टॉक जो है वो आउटपुट को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है एट द इंडस्ट्री लेवल, और जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आ जाती हैं. So thank you for watching. Keep watching my channel. Please suggest or comment, like, share and subscribe my channel. So have a nice time. और उम्मीद है आपकी प्रेपरेशन फॉर द टेस्ट वो